यूपी में सियासी तैयारी। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में अहम बैठक करने जा रही है और इस बैठक में यूपी बीजेपी के चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस बैठक में जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी। बैठक में बीजेपी चुनाव समिति के 24 सदस्य भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर आरएलडी प्रमुख से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सीटों पर दोनों नेताओं की सहमति बन चुकी है। यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब टिकट का टेंशन है राजनीतिक दलों के सामने। जिसकी रणनीति कामयाब, उसी की जीत पक्की मानी जाती है। इसीलिए तो मंथनों का दौर लगातार इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है, क्योंकि जब टिकटों का वितरण होता है, कैंडिडेट अनाउंस किए जाते हैं, उसके बाद बहुत सी नाराजगियां भी उम्मीदवारों की बढ़ती है, क्योंकि रेस में बहुत से नाम होते हैं। कई संभव नहीं होता कि सभी लोगों को टिकट दिया जाए और उसके बाद बढ़ती है फिर नाराजगी। और इसी का संतुलन साधना होता है राजनीतिक दलों को कि नाराजगी ज्यादा ना बढ़े, बवाल ज्यादा ना हो, टिकटों का वितरण उसी तरह से किया जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कौन मारेगा सियासी बाजी, सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि दावे देखिए अपनी अपनी जगह हैं सभी के। समाजवादी पार्टी अपने दावे कर रही है गठबंधन के बाद जीत का, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में। दावा है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटों का दावा कर रही है। कितने दम है इन दावों में और क्या होगा करिश्मा उत्तर प्रदेश में, चले इसी पर हम चर्चा करें। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक राव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। किस रणनीति के तहत इस बार आप लोगों का टिकट वितरण होना है, क्योंकि टेंशन है सभी दलों के सामने। आप लोगों की क्या रणनीति है इस बार? अभिषेक जी, चलिए मैं संजीव जी आपके पास आता हूं। चुनावी दंगल उत्तर प्रदेश का इस बार बहुत दिलचस्प है सर। आपका आकलन क्या कह रहा है? इस बार टिकट की टेंशन जैसे हर बार राजनीतिक दलों के सामने होती थी, इस बार कुछ ज्यादा है, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन में है और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को इस बार। क्या लग रहा है आपको, कुछ करिश्मा हो पाएगा? देखिए शंकर जी, बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टिकटों के वितरण के बारे में सोच रही है या जो रणनीति बना रही है, जहां तक हम लोगों तक ये खबर चल के आ रही है, बहुत सारे सिटिंग विधायक जो है उनके सीट कटने वाले हैं और ये रणनीति कमोबेश उनकी कामयाब भी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम आपने काम किया है या आपने काम किया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को लेकर के इस तरफ किया है, जनता पार्टी को टक्कर देते हुए दिखाई है। 5-7 महीने पहले ऐसा लग रहा था हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा या भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित हो जाएगी, लेकिन समीकरण बदले हैं 5-7 महीने में। और जिस तरह से मजबूती के साथ एक टक्कर जो कभी योगी जी ने भी नहीं सोचा होगा, उस तरह का टक्कर दिखाई देता हुआ है। और अब योगी जी के लिए अपने किले को बचाना बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। देखते हैं इसको के बंटवारे में किस तरह का संतुलन साधने का प्रयास करते हैं। संजीव जी, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं। जब टिकटों का वितरण होता है संजीव जी, उस समय बहुत सी नाराजगियां होती है, क्योंकि संभव नहीं होता किसी पार्टी के लिए कि सभी को टिकट देना। ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत मजबूती के साथ काम करता है और पार्टी के अंदर जिस तरह से नाराजगियां होती हैं उनको बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है बाकी दलों की अपेक्षा। आप ये मानते हैं? देखिए, जब टिकटों के बंटवारा के बाद में जब आप देखेंगे तो ये दृश्य आपको बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट अभी सीटों पर काबिल है, सत्ता में बने हुए हैं, यदि उनकी सीट आप काटते हैं या उनके टिकट काटते हैं तो निश्चित रूप से दूसरा समीकरण टूटेगी।
कई बार ऐसा भी होता है कि वो सामने विपक्षी पार्टियों का भी दामन थामते हैं और कई बार बागी उम्मीदवार के तौर पर भी वो खड़े होते हैं। जी लेकिन ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय को जोड़ लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, क्या रणनीति इस बार टिकटों के वितरण को लेकर, क्योंकि बीजेपी की तो एक बैठक आज होनी है और आप लोग भी लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की इस बार? शंकर जी, हमारी पार्टी की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि हम सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और उसके लिए हमने 5 लेवल की स्क्रीनिंग करी है। हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी है और ये काम आज से नहीं चल रहा, हमारे 1 साल 1.25 साल से ये काम चल रहा है। अब बस चुनाव की घोषणा हो गई है तो बहुत जल्दी हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगी और हमने सबको, कहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर जाति वर्ग को, हर समाज को, हर वर्ग को एकदम बराबर सम्मान देने का प्रयास करने जा रहे हैं और हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और जनता के बीच में रह के हमने ये उठाया है और हम एक बहुत मजबूती से इस बार सत्ता में वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, ये जो आपकी तैयारी थी 2017 में भी थी, ये फेल क्यों होगी फिर? उस समय भी तो आपने यही फॉर्मूला अपनाया होगा या फिर कुछ बदलाव कर रहे हैं इस बार? नहीं शंकर जी, देखिए हमारी पार्टी का नया स्लोगन है, अगर आपने सुना होगा, नई हवा है नई सपा है। तो इस बार हम कहते हैं ना, हमने अपने आप में बहुत परिवर्तन किया है। हमने कहते हैं अपने पार्टी को एक नया जोश दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। हमारा ये युवा ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हो युवाओं पे काम ज्यादा हो रहा है। हम जो इस सरकार का फेलियर है, जैसे इन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे इनका टोटल फेलियर है। महंगाई जो 2014 में डायन होती थी उसके ऊपर ये सरकार बात नहीं करती। किसान 700 किसानों की शहादत हो जाती है, उस पर सरकार बात नहीं करती। अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों को इन्होंने गृह राज्य मंत्री बना रखा है, जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी। और हम इन सारे मुद्दों पे जनता के बीच में रहे हैं और जनता के दुख दर्द में उनके साथ रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है और जनता को भी उम्मीद है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ, और हम इस बार बदलाव लाने जा रहे हैं। अभिषेक जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि आप लोग सारा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, गठबंधन बड़े दलों से आपने कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि छोटे दलों के साथ गठबंधन के बाद आपको जीत मिलेगी उत्तर प्रदेश में। ये संभव कैसे हो पाएगा? सारे प्रयोग तो हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। शंकर जी, बहुत सीधी सी बात है, राजनीति में हर चीज का प्रयोग होता रहता है और हमारी पार्टी कहते हैं ना प्रगतिशील पार्टी है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है। तो हमने कई प्रयोग किए, कुछ में हमें सफलता मिली, कुछ में हमें असफलता मिली, लेकिन कहते हैं इस बार हम एकदम सफल होने जा रहे हैं। क्षेत्रीय जल जो है हमारे बहुत मजबूत घटक है, वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मजबूत है और उनके सहयोग से, उनके बीच उनको जो हम सम्मान दे रहे हैं, उनके सहयोग से इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। संजीव जी, आपको लगता है कि वाकई अभिषेक जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से छोटे दलों को साथ लाने की इस बार कवायद की है, उनका ये कहना था कि भी बड़े दलों से हमने गठबंधन करके देख लिया, उसका नतीजा क्या हुआ 2017-19 में हमने देखा, अब छोटे दलों के साथ आ रहा। अभिषेक जी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। छोटे दल देखिए, पहले चाचा अलग थे, अब साथ में आ गए, सुभाषपा अब बीजेपी के साथ थी, अब इनके साथ आ गई। छोटे दलों के वजूद की उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, जिनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो क्या तस्वीर आपको उभर कर सामने नजर आती है? संगठन बनाते हैं और ये जातिगत समीकरण होते हैं, धार्मिक समीकरण होते हैं और इस तरह से अलग अलग हिस्सों को जोड़ करके यदि आप देखेंगे तो ये छोटे दल कहने के लिए तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। यदि वो हिस्सा आपके साथ जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पे आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। इस समीकरण को इस बार अखिलेश यादव ने ध्यान में रखा है और उन्होंने इससे पहले क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो समझौता कर चुके हैं और देख लिया उन्होंने कि बड़े उस तरह से जनाधार विहीन पार्टी से हाथ मिलाने से बेहतर उनको लगा कि जिनके जनाधार है वो प्रतिशत चाहे बहुत छोटा हो, लेकिन वो प्रतिशत का उन्होंने कहा है कि वो हमारे खाते में आ जाते हैं, हमारे खाते में आ जाते हैं, तो ये सुनिश्चित होगी और इस तरह से उन्होंने मार्ग किया। हमें लगता है कि ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बड़े दल के संगठन के साथ दूसरी बात सबसे ज्यादा चुनौती ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न केवल सरकार की भी शिकार बनेगी इस बार, क्योंकि जब आप उरूज पे होते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी उरूज पे होती है तो सारे लोग किसी की तरफ जुड़ना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, लेकिन वहां भी एक लिमिटेड सीट होता है। जब लिमिटेड सीट होंगे, जब लिमिटेड लोग होंगे, जगह होगी, फिर वहां से लोग के जो लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि बाहरी लोगों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई,
तो जिन लोगों ने बचपन से या जिन लोगों ने बहुत मेहनत की दरिया बिछाई है या ठीक ठाक की है, उन लोगों के मन में क्षोभ भरता है और फिर ये क्षोभ जिनके मन में भरता चला जाता है वो पार्टी के लिए घातक होते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे भीतरघात का शिकार निश्चित तौर पर होने जा रही है। डॉक्टर अभिषेक जी, जो संजीव जी बात कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपको भी बात माननी पड़ेगी? अभिषेक जी, इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप इस बात को कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे इस बार, बहुत करिश्मा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जिन मुद्दों को आपने उठाया है वो जनता उन मुद्दों को स्वीकार करेगी और सरकार के खिलाफ गुस्सा होगा और वो वोटों में जिस तरह से जब वोटिंग होगी उसमें तब्दील होगा, आपके पक्ष में वोटिंग होगी। ये इतना आसान नहीं है अभिषेक जी। कहना ठीक है, दावे सब राजनीतिक दल करते हैं, सबको हक है, लेकिन जमीनी हकीकत तो समझनी होगी ना सर। शंकर जी, मैं बहुत सीधी सी बात करूं, मैं संजीव जी की बात नहीं सुन पाया। अगर आप वो मुझे बता दें संक्षेप में तो मैं उसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाऊं। जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसका कैडर मजबूत है कुल मिला के, और इस बार 300 प्लस की जो बात बार बार भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अभिषेक इस बार कर रही है, कुल मिला के सभी लोगों का ये कहना है कि इतना आसान नहीं है बीजेपी को टक्कर देना उत्तर प्रदेश में, चाहे गठबंधन हो जाए छोटे दलों से, चाहे बड़े दलों से हो जाए, सब लोग साथ मिलकर भी आ जाएं तब भी पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर ये तस्वीर उभर कर आ रही है। शंकर जी, मैं इसका जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से देना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अप्रैल मई में जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और जहां बैलेट से मतदान हुआ वहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 निकल के आई है और सबने इस बात को देखा है। तो ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हम प्रूव कर रहे हैं, हम दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। आप जितने भी ओपिनियन पोल देखते जाएंगे वो बता रहे हैं कि हम बहुत नजदीक है, पर वास्तविकता ये है कि हम आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे। चलिए, हमें सिर्फ इस टेम्पो को मेंटेन करना है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, हम बूथ लेवल पे मजबूत है। विजय रथ यात्रा में आपने वो बढ़ते हुए जन सैलाब को देखा होगा, उस सुनामी को देखा होगा। हमने सरकारी तंत्र इस्तेमाल करके भीड़ इकट्ठा नहीं करी, हमने डीएम की बसेस के इस्तेमाल नहीं किया। हम तो कहते हैं ना, गरीबों और वंचितों की पार्टी है। हमारे पास इस तरह का धन और अर्थव्यवस्था नहीं है कि हम सरकारी तंत्र और ये सब इकट्ठा करके पैसा देके भीड़ इकट्ठा करें। लेकिन वो जो जन सैलाब उमड़ा था वो उत्तर प्रदेश का जन सैलाब था, वो जनता का जन सैलाब था। क्योंकि हमने लैपटॉप बांटे, इन्होंने लाठियां बांटी, हमने रोजगार दिए, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई। हम ये महंगाई 2014 में डायन होती थी, आज उसकी बात नहीं करते हैं। जिनके थाली, गरीबों की थाली से जो अन्न छिन गया उसकी ये बात नहीं करते। आज सरसों का तेल कहाँ है ये उसकी बात नहीं करते। इनके पास कोई मुद्दे नहीं। आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई और उसमें से 5 ऑफिस के नाम नहीं गिना सकते। इन्होंने अपने संजय जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, वो सुन रहे होंगे आपकी बातों को। डॉक्टर अभिषेक जवाब ले लेते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा आप लेट जुड़े सर डिबेट में। आप रणनीति पर चर्चा हो रही है और अभिषेक जी ने तो बहुत सारे आरोप लगा दिए आपके आते ही, जवाब देना चाहेंगे क्या? अरे जरूर जवाब देंगे। अभिषेक जी ने बहुत सही कहा कि हम जो है, इन्होंने कहा कि हम सरकारी हथकंडों का उपयोग करके भीड़ जुटाते हैं। हमें भी कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि हमारे समाजवादी भाई जो हैं वो समाजवादी इत्र का पैसा लगाकर बहुत भीड़ जुटाने की कोशिश करते हैं। रही दूसरी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण इनका एक बहुत बड़ा हथियार है, जिस हथियार के बल पर ये राजनीति में चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा 4 काम बता दे जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए किया हो और लोगों को बड़ा लाभान्वित लगा हो कि हाँ सही मुद्दा उठाया है उन्होंने। 12 बजे जिसके नेता 12 बजे सो के उठते हो और 5 बजे फिर से अपनी वो एक पारिवारिक मीटिंग में बैठ जाते हो, जरा इस भाई साहब से पूछिए कि ये सपना देख सकते हैं कि समाजवादी प्रवक्ताओं को, जो ऑफिशियल प्रवक्ता होते हैं वो ये बात नहीं कहते। प्लीज अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। मैंने नहीं बोला था, अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, चुप रहेंगे। प्लीज करेक्ट कर लीजिए, डू करेक्ट योरसेल्फ। प्लीज डू करेक्ट योरसेल्फ संजय सिंह जी कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं संजय जी, कौन कितने बजे उठता है इसको छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आइए। वो कह रहे हैं कि आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं आप लोग। छोड़ दिया, आप मुद्दों की बात नहीं करते और आपके प्रवक्ता, आपके नेता भी वो बात नहीं कहते। आपके कहते रहे आपके बड़े नेता और प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ऑफिशियल स्पोर्ट्स पर्सन ये बात नहीं कहते। बोलने से पहले सोचा करिए आप इस तरह से बैठ के बोल बनेगा अखिलेश। अब अखिलेश का जो बेटा जन्मेगा या बेटी जन्मेगी तो वो बनेगी मुख्यमंत्री। ये अरे तो आपको चोट कष्ट हो रहा है, सुन के आश्वासन जनता चुनते भेजती है ना, कि आप चुनते भेज रहे हैं। ये मंत्री बन सकते क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है? जनता चुनते अखिलेश जी को बना रही है ना सकते हैं। ये कहीं से वो सांसद है, अब पहले भी थे, वो विधान परिषद गए, हर जगह चुन के गए हैं।
इलेक्टोरल जो कहते हैं इंडिया का जो सिस्टम है उसके हिसाब से चुने हुए प्रतिनिधि है। इस तरह की बात करना शर्मनाक है। कैसी बातें करते हो आप? पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हो या कुछ ज्ञान नहीं है कि बोलने के लिए चले आते हो आप लोग, बोलने के लिए चले आते हो। आप सिर्फ उनके लिए गीत गा सकते हो जो आप कर रहे हो। अरे आप लोग का चल सबने देख लिया कि 15 लाख चुनावी जुमला हो गया। अजय मिश्रा टेलीकॉपी तक बर्खास्त नहीं किया जिसके एसआईटी में रिपोर्ट में आ गया। आप क्या बात करोगे? चुनाव की राजनीति में आप लोग क्या बात करोगे? कब किसने कहा? कैसे ना कि आप लोग हमारे जगने का और सोने का टाइम देखो। 24 घंटे काम करने के बाद भी आप लोग गलिया में लाशें बहा रहे थे, फोटो खींचने बंगाल जाते हो, दीदी और दीदी करते थे, वहाँ खड़े खेला अल्लाह खदेड़ा होने जा रहा है। इंतजार करो संजय सिंह जी, अब तो भी आगे विदाई की मिल गया, समाज की बहुत याद रख लेना। मिल गया, लोगों को गैस चूल्हा मिल गया। संजय जी, संजय सिंह जी 10 मार्च आ गई है विदाई की डेट, याद रख लेना। बहुत अच्छे से समझ लो, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। आपके विधायक थप्पड़ मार रही है। अखिलेश जी संजय जी एक मिनट, डॉक्टर अभिषेक मैं रोक रहा हूं आपको। संजय जी, 2 सवाल उत्तर प्रदेश की जनता बार बार पूछ रही है, जिसको विपक्ष भी पूछ रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप लोगों ने कितना काम किया है? सर क्या बात करते हो आप? आ जाओ, पहले रोजगार पे आ जाओ आप। रोजगार में जिस हिसाब से कोरोना महाकाल में पूरा दुनिया ध्वस्त हुआ, पूरा दुनिया इससे तबाह हुई, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार का सीजन बढ़ा। रोजगार का सीजन देखिए, आप बेरोजगारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि नौकरी दिलवा दो तो रोजगार हो गया। आज लड़के अपने हाथ से काम कर रहे हैं और वो 5 को नौकरी दे रहे हैं। आपको 2 चीज बता देता हूं, अगर बेरोजगारी देश में होती ना, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बेरोजगारी होती जो कि हर साल होती रही है, तो आज युवा वर्ग के अंदर मोदी की बातें नहीं होती। और जहां तक आप महंगाई की बात कर रहे हो, 80 करोड़ जनता जहां पे मुफ्त राशन खा रही है, वहां आप किस महंगाई की बात कर रहे हो? राहत से नहीं, जवाब देना चाहूंगा। महंगाई का शब्द बोलने वाले भूल जाते हैं। देखिए संजय सिंह जी, अगर आप थोड़ा सा आंकड़ा जानते हो ना, राशन दिया जा रहा है, देश की आबादी 134 करोड़ है, लिया जा रहा है। मुफ्त राशन, संजय जी बात मुफ्त राशन की नहीं है, बात है रोजगार की, बात है महंगाई कम करने की, जो कि एक आम जनता सरकार बनने से पहले जो वादे होते हैं उन वादों पर वोट करती है और अपने नेता को चुनती है। आप एक बात बताओ, महंगाई की अरे 80 करोड़ को मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं पंकज जी, बहुत सीधा सा सवाल, बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर देश की पॉपुलेशन 134 करोड़ है, जिसमें 18 साल से कम के वोटर्स भी हैं, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन काउंट होती है, और ये कहते हैं 80 करोड़ को दे रहे हैं, यानी आपको हमें भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने कहा 15 करोड़ वोटर है, ये कहते हैं 15 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको भी अनाज मिला होगा, मुझे भी इन सब चीजों का भाव पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग जो है पॉवर्टी इंडेक्स में कहाँ खड़ा है? हंगर इंडेक्स में कहाँ पीछे कितने तो खड़े हैं? इसका जवाब नहीं सरकार के पास। कौन से इंडेक्स जुमले देने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें जुमले मारना जानते हैं, जुमले देना जानते हैं। अभिषेक जी आपने अभी कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, अगर कहीं पर छापे पड़ रहे हैं, कोई चीज बरामद हो रही है, तो इसमें समस्या क्या है समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल नहीं समस्या है शंकर जी, मैं बिल्कुल आप साबित करिए कि भाई जो गलत है उसको सजा होगी, अगर किसी ने टैक्स चोरी की है तो कानून उसको सजा देगा, इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल कहीं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। सुन लीजिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये मेन विपक्षी दल है, उन्हीं के नेताओं के गिन के ये लोग छापे मार रहे। जैसे उन्होंने तमिलनाडु में स्टालिन के ऊपर 4 दिन पहले छापा मारा, जैसे उन्होंने वेस्ट बंगाल में जिन नेताओं के छापा मारा उनको उन्होंने टिकट दिया, उसी तरीके अशोक गहलोत जी को छापा मारा, उसी तरीके से उन्होंने वीरभद्र सिंह को छापा मारा, उसी तरीके से उन्होंने अजीत पवार को 12 घंटे में क्लीन चिट दे दी जब इनकी सरकार बनाने के लिए उन्होंने विभाजन किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। इनके पास कौन सा डिटर्जेंट है? कौन सा डिटर्जेंट है? सारी दुनिया ही समझती है कि यह चुनाव से पहले ये विपक्ष का गला जिस तरह से दबाते हैं, उसका अगर 10% भी काम किया होता तो आज ये करने की जरूरत आपके प्रदेश में योगी है, सारे गुंडे भाग के राजस्थान में छिपे हुए हैं, जो आपके सरकार के आने का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी अखिलेश भैया की सरकार आ जाए तो हमारे गुंडागर्दी के रोजगार मिलना शुरू हो जाए। सारे बेरोजगार बने हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के ऊपर 2 से ज्यादा अपराधी के सदन में इन्होंने बनारस के गांव को एमपी बना रखा है,
अखिलेश भैया के शब्दों का इंतजार कर रही है कि उनका कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा। जौनपुर के डॉन की दीदी को इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा रखा है। तो ये कहने में करने में जनता सब देख रही साहब, जनता सब देख रही है। चलिए ठीक है, मैं संजीव जी के पास आता हूं, मैं आ रहा हूं संजय जी, आपके पास जवाब लूंगा। अभिषेक जी ने सवाल उठाया, मैं संजय जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, संजीव जी को भी जोड़ लेते हैं। संजीव जी, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ने जो छापे हैं उनका मुद्दा उठाया, सरकार पर हमला किया, बोला कि भाई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, और जनता में एक मैसेज देने की कोशिश की कि बेवजह परेशान किया जा रहा है। क्या इसका असर होगा उत्तर प्रदेश की जनता पर? पहला सवाल ये। दूसरा संजीव जी, सवाल ये है कि क्या वाकई में मुद्दों की बात हो रही है क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त? चुनाव क्या मुद्दों से भटक गया उत्तर प्रदेश का चुनाव? हर बार की तरह हम देखते हैं, वाकई में महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है? क्या मानते हैं आप? सरकार कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर विफल दिखाई देती है आज के वक्त में, और वहाँ की विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर इन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सारे मुद्दों को, या प्रशासनिक व्यवस्था हो, इन सब मुद्दों को लेकर के लगातार हमलावर हो रही है। बात यह है कि गौर करेंगे, और गौरतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 5.5 साल तक इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, इलेक्शन नजदीक आते आते फिर वो पुनः धार्मिक ध्रुवीकरण, आपने योगी आदित्यनाथ जी का वो स्टेटमेंट सुना होगा, 20% बनाम 80%, मतलब कि 20% एक तरफ और 80% एक तरफ। वो क्या कुछ और रहे हैं, इसके निहितार्थ क्या है, सारी उत्तर प्रदेश की जनता ये के आधार अब विपक्ष कितना सशक्त होते हुए वो लाए रखता है या मजबूती के साथ टिका रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस ट्रैप में विपक्ष को उलझा लेती है, बड़ी आसानी से विपक्ष भी उलझ जाती है और धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में फंस जाती है। लेकिन इस बार जिस तरह से मुस्तैदी के साथ विपक्ष से सरोकारी मुद्दे को उलझने का प्रयास कर रही है, यदि ये मुद्दे मजबूती से उठाए जाते रहे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए असहजता की स्थिति पैदा होती रहेगी। डॉक्टर अभिषेक जी, मुद्दों को आप लोग भुना नहीं पाते हैं, ये तो एक आप बात मानेंगे, बड़े बड़े मुद्दे आपके हाथ में लगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से आप लोगों को उन मुद्दों को भुनाना चाहिए था, सरकार को घेरना चाहिए था, उसमें आप लोग उतना सफल नहीं हो पाए। अब तो धीरे धीरे वक्त निकल गया हाथ से, देखिए अब चुनाव सामने है, बिल्कुल तारीखों का ऐलान भी हो गया है। शंकर जी, हमने अगर मुद्दे नहीं उठाए होते, हमने अगर जैसे कहते हैं ये काम नहीं किया होता, तो जो 3 काले कानून वापस हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके माफी मांगनी पड़ी। ये किसानों की जीत थी और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की एकजुटता थी, तो उसके चक्कर में ये 3 काले कानून वापस हुए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जैसे महंगाई के मुद्दे पे हम लगातार सरकार के खिलाफ विधानसभा से लेके हर जगह पूछते रहे सवाल। जैसे ब्राह्मणों की हत्या पे जो सवाल विधानसभा में हमारे विधायकों ने पूछा, वो सारे विधानसभा की प्रोसीडिंग में नोटेड। तो जो भी अत्याचार है, जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे आप इलाहाबाद की, प्रयागराज की घटना ले लो, चाहे पाटनगढ़ की घटना हो, घटनाएं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आप बताइए, पूरे देश में सिर्फ एक ऐसा उत्तर प्रदेश है जहां से आईपीएस भगोड़ा है। सिर्फ पूरे देश में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है कि कहीं से आईपीएस भगोड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर माफियाओं पे नहीं चलता, माफिया आके माफिया बीजेपी लीग खेलते हैं एसपी ऑफिस के बाहर जौनपुर में। तो ये इनकी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है संजय सिंह जी आपके पास, जवाब दीजिए काउंटर। समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका को भी निभा सकने में कहीं न कहीं सक्षम है। कारण इसका मात्र इतना है कि कुछ अपनी मानसिकता, एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जिसको ये कहती है कि ये सांप्रदायिक नहीं है और हर जगह मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर वो कहते हैं कि आप हिंदू की राजनीति करते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, इसलिए हिंदू सोचने को मजबूर हो जाता है, बाकी कोई और कारण है नहीं। और नहीं पता कि मैं भी एक हिंदू हूं, इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कि मुलायम सिंह परिवार के कितने लोग जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हो, तो प्रभु श्री राम को गाली देता है, उसके साथ आप गठबंधन कर लेते थे चुनावी फायदे के लिए। मरने वाली करते हो कि नहीं करते? संजय निषाद के साथ गठबंधन है कि नहीं? क्या स्टेटमेंट है संजय सिंह? संजय सिंह, आप बताइए क्या स्टेटमेंट है आपका? आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो ना, जरा स्टेटमेंट दे दो संजय निषाद को, स्टेटमेंट जो प्रभु श्री राम के बारे में बोला। अरे साहब, आपके पास जवाब नहीं, आपके चालों चरित्र सबने देखे हैं। आपने कुछ नहीं देखे हैं।
अरे भाई संजय निषाद जी के स्टेटमेंट का जवाब दे दो। प्रभु श्री राम के बारे में इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी, उसके साथ भी कैसे चुनाव जीतना चाहिए आपने गवर्नमेंट कर रखा है। शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री भी बैठते हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भी हनुमान जी की जाति बताते हैं। कौन है देश में ऐसा नेता जो प्रभु हनुमान की जाति बताएगा? आप हिंदू के खत्म दम है आपके सदैव डॉक्टर अभिषेक से बोल दी गई। रॉन्ग साइड में चलने वाले मवाली आज राजस्थान के कुनबे में बंद हैं। यही है समाजवादी पार्टी। आप उत्तर प्रदेश की बात करो, राजस्थान भाग रहे हो, यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे, राजस्थान भाग रहे हो, यहाँ जवाब दे नहीं पा रहे हो। यहाँ आपने रामदास की बात करते थे, प्रभु श्री राम को गाली देने वाले का मन साझा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। उत्सव मनाया जाता है, आज अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है। आज बनारस क्या चुनाव प्रभु श्री राम संजय सिंह संजय निषाद के बयान पे ऑफिशियल ले दीजिए करते थे। आप भूल गए क्या वो समाजवादी पार्टी के दिन? अरे साहब पहले मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, वर्तमान की बात करें ना। जवाब है, जवाब है, हाँ तो है, नहीं तो बता दो कि नहीं जवाब दे पाओगे क्योंकि आपके सारे नेता प्रवक्ता हैं। आपने जनता ने आपके चालों चरित्र को देख लिया है। फिर चुनावी जीतने के लिए आपने कुछ नहीं कर सकते हो। कौन से चाल, कौन से चरित्र? नृत्यांगना को सामने नाच करवाना और यही समाजवादी का स्वभाव रहा है। शंकर दत्त शायद ये सुनते नहीं है, शायद ये सुन नहीं पा रहे हैं मुझे। सुन रहे अभिषेक जी, आपकी आवाज गिना सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड वाले मुख्यमंत्री रहे हो आप पिछले काल में। ठीक है, अरे संजय सिंह जी जवाब दे दो ना, संजय सिंह जी जवाब दे दो। अभिषेक जी सोच जनता देख रही है, जवाब दे दो। आप जाकर जवाब ही नहीं आपके पास से क्या आपको डिप्टी सीएम बना देगा? क्या आपको मंत्री बना देगा? चले ठीक है, 14 भाई हैं। जाते जाते संजीव कौशिक जी एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूं, क्या इतना आसान है क्या उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जितना समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस समझ रही है टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को? एक लाइन में सर जवाब। देखिए उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आसान नहीं है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार कमर कस रही है और घेरने का प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना किला बचाने के लिए जो आदरणीय योगीनाथ ने अपना चाल चल दिया है, 20% बनाम 80% की वो बात कर रहे हैं, वही एक नैया है पार लगाने के लिए, वही एक रणनीति हो सकती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को चलिए इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अभिषेक राय आपका भी शुक्रिया, संजय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, वक्त दिया आपने। आप देखना होगा कि टिकट को लेकर जो टेंशन है वो कब खत्म होती है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं। टिकट बंटवारे के वक्त में हम देखते हैं कि पार्टियों के अंदर खूब नाराजगियां भी होती है, क्योंकि दावेदार बहुत होते हैं, टिकट सबको नहीं दिया जाता है और यही चुनौती सबसे बड़ी होती है राजनीतिक दलों के सामने। तो चुनावी तारीखों का ऐलान उत्तर प्रदेश में हो गया है, अब मंथन टिकटों पर हो रहा है कि किस रणनीति के तहत कौन से कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारना है। बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।